शहर से दो व्लॉगर आर्यन और बंटी कालीघाटी गांव की चौपाल पर पहुंचे। चौपाल पर दो बूढ़े लोग बैठे हुए थे। चारों तरफ पुराने मिट्टी के घर थे जिनके दरवाजे टूटे हुए थे। दोनों व्लॉगर उनके पास जाकर खड़े हो गए। काका, हम यहाँ शहर से आए हैं। हम व्लॉगर हैं और यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। हम आज रात इस गांव में रुकना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मोबाइल का नेटवर्क आ जाए। पहाड़ों के बीच पहुंचते ही हमारा नेटवर्क गायब हो गया है। यहाँ नेटवर्क नहीं आएगा। दरअसल इस गांव में रात के समय कोई भी मोबाइल नहीं चलाता। ये गांव का नियम है और तुम लोग भी इस नियम को मानोगे तो अच्छा रहेगा। जो भी नए लोग यहाँ आते हैं उन्हें ये नियम मानना पड़ता है। अरे काका, अब आप भी वही बातें मत कहिए। मैंने पिंकी को मैसेज नहीं किया तो वो छोड़कर चली जाएगी। हम तो बस एक रात रुकना चाहते हैं और गांव की खासियत को देखना चाहते हैं। आप हमें बता दीजिए कि नेटवर्क कहाँ आएगा ताकि हम अपने काम कर सकें। देखो, तुम लोग मानोगे तो नहीं, आखिर शहर के जो ठहरे। तो अब अपने जोखिम पर जाना। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पहाड़ चढ़ते ही एक टावर है। वहां एक कमरा भी बना है। उस जगह तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी का कॉल आए तो उठाना मत। हाँ, धन्यवाद काका हमें बताने के लिए। मैं तो फोन भले ही ना उठाऊं, लेकिन अगर इसे पिंकी का कॉल आ गया ना तो ये तो टावर के ऊपर चढ़कर भी बात करेगा। चेतावनी को नजरअंदाज कर दोनों चलने लगे। कुछ दूर चलते ही वे पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गए। आर्यन बेफिक्र था, लेकिन बंटी थोड़ा घबराया हुआ था। आर्यन भाई, मेरी बात मान लो। वो बुढ़ा झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी आंखों में मैंने वो डर देखा है जो मैं अपनी आंखों में रोज सुबह शीशे में देखता हूं जब मम्मी बेलन लेकर आती हैं। बंटी, तू इतना डरपोक कब से हो गया? वो सिर्फ एक पुराना टावर है। हो सकता है किसी पुरानी कंपनी का हो जो अब बंद हो गई हो और उसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी काम कर रही हो। विज्ञान के पास हर चीज का जवाब है। अच्छा भाई, अगर मान लो वहां कोई भूत मिल भी गया तो क्या उसे मेरा नया आईफोन पसंद आएगा या वो पुराने जमाने का नोकिया चलाने वाला भूत होगा? वैसे अगर भूत ने मेरा फोन मांग लिया तो मैं दे दूंगा, बस वो मेरा पासवर्ड ना पूछे, क्योंकि उसमें मेरी ऐसी तस्वीरें हैं जो अगर लीक हो गई तो भूत भी डर कर भाग जाएगा। चलते चलते वे पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए, जहां एक कमरा और मोबाइल टावर था। वे टावर के ठीक नीचे पहुंच गए। ऊपर की ओर देखने पर लगता था कि टावर आसमान को नहीं बल्कि अंधेरे को चीर रहा। अचानक आर्यन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, पूरे सिग्नल आ रहे थे। देख बंटी, मैंने कहा था ना, पूरे सिग्नल हैं। यहाँ की फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग है। जल्दी से कैमरा सेट कर, मैं अभी लाइव स्ट्रीम शुरू करता हूं। ये लोकेशन तो कमाल की है। और देख, अभी तक कोई भूत नहीं आया, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। बंटी कैमरा सेट करता है और आर्यन वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और रोमांचक व्लॉग में। आज मैं हूं काली घाटी के उस शापित टावर के पास जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शैतानों का बसेरा है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे फोन में फुल नेटवर्क है और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। यह सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार है, कोई जादू टूना नहीं। अरे ये मोबाइल को क्या हो रहा है? अभी तक तो सब ठीक था, अचानक ये ग्लिच क्यों करने लगा? स्क्रीन अपने आप फड़क रही है, आवाज भी अजीब आ रही है। कहीं नेटवर्क की वजह से तो नहीं? दूसरी ओर ये सब देखकर बंटी के दिमाग में उस काका की बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे उन्होंने मोबाइल न चलाने और किसी का कॉल न उठाने की चेतावनी दी थी। बंटी के मन में अजीब सी घबराहट बढ़ने लगती है और उसे महसूस होने लगता है कि शायद यहां आकर उन्होंने कोई गलती कर दी है। आर्यन यार, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें लगातार देख रहा हो, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हो। चारों तरफ अजीब सी खामोशी है और हवा भी अलग तरह से चल रही है। और तुम्हारे मोबाइल के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ना। मुझे सच में डर लग रहा है।
कहीं हमसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? नहीं बंटी, तू डर मत। मुझे लगता है मोबाइल बस हैंग हो गया है। कभी कभी ज्यादा स्टोरेज भर जाने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तू बेवजह टेंशन ले रहा है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। अभी अचानक कमरे के अंदर से आवाज आने लगती है, जैसे कोई भीतर बैठा हो और कुछ काम कर रहा हो। हल्की हल्की खटखटाहट और सरसराहट सुनाई देती है। उसी पल चारों तरफ अचानक कोहरा फैलने लगता है, जो धीरे धीरे पहाड़ी और कमरे को अपनी चादर में लपेट लेता है। ये अचानक यहाँ से आवाज कैसी आने लगी? यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। फिर ये खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे के अंदर कोई बैठा हो और किसी मशीन के बटन दबा रहा हो। दिल बहुत तेज धड़क रहा है आर्यन। ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। अरे यार, वो कमरा तो बंद पड़ा है। अंदर कोई इंसान नहीं होगा। जरूर कोई चूहा वूहा या हवा की वजह से आवाज आ रही होगी। बंटी, तू हर बात पर डरना बंद कर। इतनी सी बात के लिए घबरा रहा है? तू यहीं रुक, कैमरे का ध्यान रख। मैं जाकर एक बार देख आता हूं कि अंदर आखिर है क्या। कुछ नहीं निकलेगा, बेकार का डर बना रखा है। तभी फोन में बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। फिर एकदम से अचानक किसी अनजान नंबर से फोन आता है। फोन की घंटी सुनकर बंटी बोलता है, भाई फोन मत उठाना, कसम है तुम्हें हमारी दोस्ती की, फोन मत उठाना। ये वही कॉल है जिसके बारे में काका ने बताया था। ये कोई कंपनी वाला नहीं है जो तुम्हें क्रेडिट कार्ड बेचना चाहता है। ये साक्षात यमराज का कॉल सेंटर है। फोन काट दो और भागो यहां से। बंटी की बात खत्म होने से पहले ही आर्यन फोन उठाकर सुनने लगता है, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती। चारों तरफ बस अजीब सी खामोशी छा जाती है। हेलो, कौन है? बोलो। अगर कुछ बोलना ही नहीं है तो फोन क्यों लगाया? मजाक समझ रखा है क्या? यहाँ पहले ही अजीब माहौल है और ऊपर से ये बेकार की कॉल। अगर कोई है तो साफ साफ बात करो, वरना यूं चुप रहकर परेशान मत करो। आर्यन, इतनी दूर क्यों आए? तुम्हें मना किया गया था ना रात में फोन नहीं उठाने को। ये पहाड़, ये कमरा, ये टावर सब मेरे हैं। सालों से जो भी यहाँ आया उसने पहले मेरी आवाज सुनी और फिर कभी वापस नहीं गया। आर्यन फोन को फेंक देता है और बंटी कैमरे को वहीं छोड़कर दोनों कमरे की ओर भागते हैं। वे दोनों कमरे के अंदर आते हैं। वहां एक मेज पर कुछ सामान बिखरा पड़ा था। दोनों उसे ध्यान से देखते हैं और जैसे ही दूसरी ओर नजर घुमाते हैं, उनके सामने रखा हुआ एक कंप्यूटर दिखाई देता है। वो कंप्यूटर बंद पड़ा होता है। उसकी स्क्रीन काली थी और कमरे में फैली खामोशी और भी भारी लगने लगती है। आर्यन यार, ये जो भी यहाँ हो रहा है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। पहले कमरे के अंदर से आवाज़ें आने लगी, फिर अचानक तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो गया। उस ख़राब मोबाइल में भी कॉल आने लगी, और अब जब हम इस कमरे में आए हैं तो यहाँ कोई है ही नहीं। हर चीज़ अपने आप हो रही है और समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या नहीं। मुझे सच में लग रहा है कि हम यहाँ फंसते जा रहे हैं। तू बिल्कुल सही बोल रहा है बंटी। अब मुझे भी लगने लगा है कि यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाहर जब मेरे फोन पे कॉल आई थी ना, तो उसमें से जो आवाज आई वो मुझे साफ साफ कह रही थी कि यहाँ आना हमारी गलती थी। वो आवाज जैसे हमें पहले से जानती हो, जैसे उसे पता हो कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि हमारे यहाँ आने के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, और जिस नंबर से कॉल आई थी उस पर कोई नंबर ही नहीं दिख रहा था। भाई ऐसा करते हैं कि अभी घबराने से कुछ नहीं होगा। फ़ोन तो वैसे भी ख़राब हो चुका है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सामने जो ये कंप्यूटर रखा है ना, इसे एक बार ऑन करके देखते हैं। अगर ये चालू हो गया तो शायद किसी से मदद मांग सकें, किसी को मैसेज भेज सकें, या कम से कम ये पता लगा सकें कि हम कहाँ फंसे हैं। बंटी और आर्यन कंप्यूटर के पास जाते हैं और वो अपने आप ही ऑन हो जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर अब तक वहां आने वाले लोगों के नाम और तारीखें लिखी हुई थी। नीचे की ओर नजर जाते ही दोनों की सांसें अटक गईं। स्क्रीन पर साफ लिखा था आर्यन और बंटी, और उनके सामने
प्रोसेसिंग। ये देखते ही दोनों घबरा जाते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उनके चेहरे पर साफ डर उतर आता है, मानो अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा हो। बंटी यार, ये क्या है? हमारा नाम भी इस कंप्यूटर में कैसे आ गया? इसे हमारे बारे में कैसे पता है? हमने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं। फिर ये सब यहां कैसे लिखा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बहुत पहले से जानता हो, हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। आर्यन, मुझे सच में लगने लगा है कि हम अब इस जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। ये सब कोई अचानक नहीं हो रहा। गांव वाले और वो आदमी जो हमें बस में मिला था, शायद वो सब हमें इसी खतरे के बारे में इशारा कर रहे थे। हमने उनकी बातों को मजाक समझ लिया और चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। अब समझ आ रहा है कि वो लोग हमें डराना नहीं बल्कि आगाह करना चाह रहे थे। तभी अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज गूंजती है। घबराकर वे कमरे से बाहर झांकते हैं। मोबाइल टावर के ऊपर एक पिशाचनी बैठी हुई दिखाई देती है। लंबे उलझे बाल, चमकती हुई आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान, मानो वो कब से उन्हीं का इंतजार कर रही हो। उस पल दोनों समझ जाते हैं कि अब खतरा सामने खड़ा है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता आर्यन, ये पिशाचनी है। मैंने इसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी हैं। कहते हैं कि ये पहाड़ों और सुनसान जगहों में लोगों को फंसाती है। जो भी इसके इलाके में आ जाता है वो यहाँ से आसानी से लौट नहीं पाता। नहीं बंटी, तुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ और मैं ही तुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालूंगा। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी ताकत तुझे छू तक नहीं सकती। वो पिशाचनी हो या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चल मेरे साथ, डरने का समय नहीं है। आर्यन और बंटी कमरे से बाहर आते हैं। सामने टावर पर वही पिशाचनी बैठी होती है जो डरावनी हंसी हंस रही होती है। तू बेगुनाह लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस यहाँ आए थे, हमें नहीं पता था कि ये जगह ऐसी है। अगर हमने अनजाने में कोई गलती की है तो हमें माफ कर दे, हमें यहाँ से जाने दे। हम वादा करते हैं कि दोबारा कभी इस गांव या इस पहाड़ की तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस अपनी जान लेकर चले जाना चाहते हैं। तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। जो भी एक बार इस जगह पर कदम रख देता है वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। इस पहाड़, इस टावर और इस अंधेरे से कोई नहीं बच सका। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि यहाँ आना इतना खतरनाक होगा। हमने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया। हम बस यहाँ से चले जाना चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। हम वादा करते हैं कि दोबारा कभी इस जगह के पास भी नहीं आएंगे, ना ही किसी को इसके बारे में बताएंगे। बस एक बार हमें जाने का मौका दे दो प्लीज। चुप कर बंटी, इसके सामने यूं गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ये हमें डराने की कोशिश कर रही है, बस यही इसकी ताकत है। जब तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ये तुझे कुछ नहीं कर सकती। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। इसे यहाँ से ले जाएगा? इतना ताकतवर समझने लगा है खुद को। तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है। ये पहाड़, ये टावर, ये अंधेरा सब मेरी सांसों से जिंदा हैं। तू मुझे रोकने की बात करता है, जबकि यहाँ आने से पहले ही तुम दोनों का नाम लिखा जा चुका था। और वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। वो पिशाचनी भी उनके पीछे पीछे आने लगती है। आर्यन समझ गया कि अब उसे बंटी को सुरक्षित बाहर पहुंचाना है। वो पीछे ही रुक जाता है और खुद पिशाचनी का सामना करता है, जबकि बंटी बिना पीछे देखे बस आगे की ओर दौड़ता रहता है। तू जो भी है, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुझसे नहीं डरता। मेरे दोस्त को छूने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। ये डर और डरावना माहौल मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि बंटी सुरक्षित बाहर निकल सके। पिशाचनी उसके ऊपर हमला करती है और आर्यन वहीं गिर पड़ता है। दूसरी ओर बंटी धीरे धीरे पिशाचनी के इलाके से बाहर निकल जाता है। आर्यन ने बंटी को तो बचा लिया, लेकिन दोस्ती की खातिर खुद कुर्बान हो गया। आज भी जब बंटी सोते हुए उस पिशाचनी को याद करता है
तो उसकी रूह कांप जाती है। उस रात की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए एक डर बनकर बस गई हैं और आर्यन की कुर्बानी उसकी जिंदगी का सबसे भारी सच बन चुकी है।